हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम टॉक शोज की श्रृंखला आयोजित करते हैं, जहां पर विद्वानों को, डोमेन एक्सपर्ट्स को हम आमंत्रित करते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं, उन पर बातचीत करते हैं। आज टॉक शोज की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही वरिष्ठ शख्सियत से। जी हाँ, श्री सिद्धार्थ कलहंस जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सिद्धार्थ जी का चेहरा जाना पहचाना, खासतौर से जो टीवी न्यूज में और बाकी डिजिटल न्यूज मीडिया से संबंधित रहे हैं, अखबारों के अंदर खासतौर से बड़ा नाम है। पायनियर, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड से जुड़े रहे हैं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालातों को शायद उनसे बेहतर बहुत कम व्यक्ति हैं जो जानते हैं, यानी कि एक सूक्ष्म और गहरी पकड़ है विषय के ऊपर। सिद्धार्थ जी, हमारा सौभाग्य कि आज आप हमारे साथ हैं न्यूज टाइम पर। मेरा सौभाग्य भी है कि मैं आपके साथ आज चर्चा में शामिल हुआ। बहुत बहुत आभार आपका। और आज दो छोटे छोटे विषयों के ऊपर बात करेंगे आपसे। एक विषय जो है थोड़ा सा राजनीतिक सामाजिक भी है, जिसको चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने उठाया कि भारत में डिजिटल मीडिया या बाकी मीडिया भी जो है वो हर चीज को एक कम्युनल स्लैंट देता है, एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से समाज के अंदर देखा जाए तो विभाजन की प्रक्रिया या विद्वेष बढ़ रहा है। और अंत में छोटी सी बात, चूंकि आप आर्थिक मुद्दों से बहुत करीबी से जुड़े रहे हैं और उसका विश्लेषण करते रहे हैं, लिखते रहे हैं, बोलते भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं जो जीडीपी के फिगर्स जो आए हैं पहली तिमाही के, उसके ऊपर थोड़ी आपसे बात करना चाहूंगा। पहले हम राजनीति की बात कर लेते हैं, खास तौर से रमन्ना साहब की बात करते हैं कि रमन्ना साहब ने जो कहा है कि भारत में कम्युनल स्लैंट जो है बढ़ता जा रहा है और इसके ऊपर कोई भी रोक टोक या किसी भी किस्म की कोई बंदिश या एक क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जिसे कहा जाए, जिनसे कि टीवी चैनल्स या बाकी प्रिंट मीडिया जुड़ा हुआ है, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा आजाद नजर आती है। तो इसको कहीं ना कहीं एक कुछ नियंत्रण होना आवश्यक है। इस पर आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, आपने आजाद शब्द का इस्तेमाल किया। होना भी चाहिए यही कि किसी भी देश का, किसी लोकतांत्रिक देश का मीडिया आजाद होना चाहिए। बट हमने जो देखा है और शायद उसी के मुतालिक ये टिप्पणी भी है चीफ जस्टिस साहब की, आजादी का मतलब उच्च श्रृंखलता नहीं है। और हमने जिस सिलसिले में टिप्पणी की है वो सिलसिला दरअसल इसी से ताल्लुक रखता है कि आजादी नहीं बल्कि ये उच्च श्रृंखलता है कि जहां आप आजादी का इस्तेमाल मनमानी तरीके से करते हैं और बिना किसी जिम्मेदारी के करते हैं। जी। और हाल फिलहाल के उसमें उस डिसीजन में अगर आप देखें तो वो उदाहरण भी हैं जहां पर हमने ये गैर जिम्मेदाराना रवैया देखा है। जी। खास तौर पर जो डिजिटल मीडिया है उसके मुतालिक वो टिप्पणी कुछ ज्यादा मौजू है और उसी को ज्यादा उसमें कहा गया है। हालांकि हमने देखा ये कि जिस सिलसिले में टिप्पणी की गई है वहां पर टेलीविजन भी और प्रिंट मीडिया दोनों भी करीब करीब बराबर के शरीके जुर्म रहे हैं, उस अपराध का हिस्सा रहे हैं जिसने एक समुदाय विशेष के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा किया। अब बात यह है कि इस तरह के माहौल को या इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की चीजों को रोका कैसे जाए जी। और क्या रेगुलेशन हो, नियमन कैसे हो। एक तरीका तो है जो कि टेलीविजन चैनलों ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई और उसके मार्फत वो इसकी कोशिश करते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि वो एसोसिएशन भी या उनकी जो अपनी संस्था है वो संस्था भी पूरी तरीके से रोक लगा पाने में नाकाम रही है। जी। खासतौर पर भारत के जो संविधान में दिए गए जो हमारा जो अब ज्यादा कुछ उसकी बात नहीं है। आप हमारा प्रियम्बल पढ़ने के बाद ये देखने की जरूरत है कि क्या उस प्रियम्बल के मुताबिक व्यवहार है जी। उन टेलीविजन चैनल्स का, और क्या वो जो संस्था बनाई गई है रेगुलेशन के लिए, क्या उन चीजों को रोक पाने में समर्थ रही है। तो अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं होता है। जी। जो जिस जिस केस का जिक्र किया है, जो तबलीगी जमात से लेके जो मसला हुआ था जिसको लेकर पूरे देश में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बता दिया गया था और बहुत सारी चीजें उस सिलसिले में चली थी।
जी खबरें आई थी। जी मुझे लगता है कि उसी नियमन के तहत बाद में उन खबरों को, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। जी एक देश भर में एक माहौल बन चुका था। और अभी स्थिति यह है कि ये जो यूट्यूब चैनल है जहां हम आप भी आज बैठकर बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो किसी भी तरह का हमें नियमन नजर नहीं आता है। और कोई ऐसी संस्था जो सेल्फ रेगुलेशन की तरफ बढ़े, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत बहुत विस्तार है। आप कैसे कोई ऐसी संस्था बनाएंगे कि जो यूट्यूब चैनल्स का अपना जो है सेल्फ को सेल्फ रेगुलेट करेगी? तो जी ये संभव नहीं है। मुझे लगता है कि इस सिलसिले में बहुत क्लियर कट प्रावधानों की जरूरत है, नियमों की जरूरत है, और एक्शंस का प्रावधान भी होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की चीजें होती हैं। अभी हुआ यह है कुछ समय पहले, अगर आपको याद हो, करीब पिछले साल का यही महीना, इससे एक महीना पहले अगस्त का महीना रहा था, कि जब ये हुआ था कि इन चैनलों पर कैसे लगाम लगाई जाएगी। तो देखिए, मेयर रजिस्ट्रेशन होना या कुछ एक कागजी कार्रवाइयां पूरी खाना पूरी करना, वो उन्हें एक रिकॉर्ड में तो ले आता है। जैसा कि हमने वेब पोर्टल्स के बारे में देखा कि आप कहीं दस्तावेज में दर्ज तो हो जाते हैं, आपका नियमन कैसे हो, इस नियमन को लेकर बहुत स्पष्टता नहीं है। हालांकि अगर आप देखें तो पूरा हिंदुस्तान का जो आईटी एक्ट है, जिस पर कई बार मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिलसिले से कह सकता हूं, और खुद जी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हैरत भी जताई है कि आईटी एक्ट के प्रावधान जो हैं उसका कैसे दुरुपयोग होता है। अभी हमारे यहाँ स्पष्टता तो आईटी एक्ट को लेकर ही नहीं है। जी आप किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएं तो नहीं पता होता है कि अगर किसी ने आईटी एक्ट की किन धाराओं में दर्ज किया जाए, और क्या आईटी एक्ट की धाराएं बनती भी हैं कि नहीं बनती हैं। जी तो इसीलिए आप देखें कि एक धारा जो कि रिमेंडमेंट कर दी गई थी, उसमें भी उसके कई सालों बाद तक मुकदमे दर्ज होते रहे। जी अब प्रश्न यह है कि आप शायद क्या, 66A की बात कर रहे जी जी जी, तो अब उस सिलसिले में आज भी मुकदमे दर्ज होते रहे हैं। मैंने अभी पिछले 3 महीने पहले जून के में जब कोरोना के चलते एक पार्शियल लॉकडाउन था उत्तर प्रदेश में, उस समय भी 66A में मुकदमे दर्ज हो गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हैं, तो रिडंडेंट है वो तो, ये रिडंडेंट। स्पष्टता नहीं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये स्पष्टता नहीं है। अब प्रश्न ये है कि जब तक आप कोई एक बहुत क्लियर कट फ्रेमवर्क नहीं डिसाइड करेंगे, खासतौर पर वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनलों के बारे में, तब तक आप कैसे इस पर रोक लगाएंगे? क्योंकि ये इसका इतना व्यापक विस्तार है। हम कुछ चैनल्स को जानते हैं, हम कुछ पोर्टल्स को जानते हैं जो हमें अक्रॉस द कंट्री दिखाई भी पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे, मैं उत्तर प्रदेश के कई गांव कस्बों में जानता हूं कि जहां पर अपने एक एक जिले के चैनल चल रहे हैं, वो केवल अपने जिले की खबरें दिखाते हैं, अपने जिले के विजुअल्स पर आधारित न्यूज दिखाते हैं, उनके वो होते हैं। अब चूंकि इन पर कोई बंदिश नहीं है, किसी तरह की रोक नहीं है, तो कुछ भी आप उन पर देख सकते हैं, कुछ भी उनमें आता है। और होता यह है कि दो तरीके से, एक तो जो इन माध्यमों को चला रहे होते हैं, उन माध्यमों को चला रहे लोग कितने जिम्मेदार हैं। दूसरा, इन माध्यमों का उपयोग बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो अपने अपने स्वार्थ के लिए भी कर रहे हैं, जी चाहे वो नफरत कराने वाले हों, दोनों तरफ के लोग हो सकते हैं। जी वो राइट विंग भी हो सकता है, वो दूसरा विंग भी हो सकता है। उनका अलग अलग अपने अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो कुछ भी आता है उसको फिर व्यापक तौर पर प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। तो इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। शायद रमन्ना साहब का इशारा इस तरफ था कि भी कैसे इनको हम रोक सकेंगे। अब चूंकि हमारे यहाँ टेलीविजन चैनल्स जो हैं, अभी वहाँ ही कोई सर्विस नॉर्म्स, कोई सेवा शर्तें, तमाम चीजें नहीं हैं। प्रिंट मीडिया में तो तब भी हैं। तो अब जिम्मेदारी भी फिक्स करने की बात होती है। मैंने बहुत सारी ऐसी खबरें देखी वेब पोर्टल्स पे कि जिनके बारे में रिपोर्ट करने लायक था, उसमें एक नीचे लाइन लिखी रहती है कि ऊपर दिए गए विचारों से हमारा कोई संबंध नहीं है, ये इस व्यक्ति विशेष। अब उस आप व्यक्ति विशेष मतलब पोर्टल ने या उसने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। तो इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। और देखिए, बच्चा पैदा होता है, फिर उसकी एक शैशवावस्था, फिर किशोरावस्था। अभी हमारे यहाँ क्या है कि जो ये माध्यम है, डिजिटल माध्यम है, इस डिजिटल माध्यम का ये जो पीरियड है, जो जिसे जेस्टेशन पीरियड या जिसे कहते हैं, एक एक दौर से दूसरे दौर में पहुंचने का, यानी कि
माना जाता है कि जब आप किशोरावस्था पार करके युवावस्था में आते हैं तो आप ज्यादा गंभीर हो गए, जिम्मेदार हो गए। अभी वो दशा अभी हमारे यहाँ आई नहीं है। कंटेंट के हिसाब से अगर आप देखें, जब शुरू हुआ डिजिटल माध्यम तो आपने भी देखा होगा वो पोर्टल्स बहुत सक्सेसफुल हुए, जो तमाम सारी सॉफ्ट पोर्न की चीजें जिनके यहाँ आती थी। बिल्कुल बिल्कुल पोर्टल थे जो नंबर 1 हो गए थे, वो बीबीसी यूबीसी को भी मात दे रहे थे कि जहाँ ये दिखाते थे कि शादी की रात क्या हुआ, जानेंगे तो चौंक जाएंगे, और जब घूंघट उठाया तो क्या मिला, और इस तरह की चीजें। फिर धीरे धीरे देखिए वहां से हम आगे बढ़ते हैं, फिर एक गंभीर समाचारों वो पीछे चले गए। जिन्होंने अपना कंसंट्रेशन वहीं बना रखा था, वो वहां से उनकी जो व्यूवरशिप थी, उनकी जो रीडरशिप थी, वो खत्म होने लगी, कम होने लगी। फिर वो खबरों की तरफ आए। आज जरूरत ये है, जिस तरह से हम आप बैठे हुए हैं, हम आप एक नीश सेगमेंट को, यानी एक हमारा एक फोकस्ड अप्रोच के साथ आप बात कर रहे हैं और उस तरह के विषयों को शामिल करते हैं। वो चीजें जो व्हाट्सएप पे भी, ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी जगहों पर मिल रही हैं, ऐसी जगहों में अब तो वो इन शॉर्ट्स जो आया है, बहुत छोटे शब्दों में ही खबर मिल जाती है। तो अब मुझे लगता है कि एक हमारा जो ये संक्रमण काल है, ये संक्रमण काल अब एक दूसरे दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करने वाले वेब पोर्टल्स और यूट्यूब चैनल्स वो टिकेंगे, और एक बहुत जनरलाइज तरीके से चीजों को कवर करने वाले, क्योंकि बहुत सारे बड़े मीडिया हाउस भी उस क्षेत्र में हैं और उनसे कम्पीट कर पाना है किसी एक नए यूट्यूब चैनल या वेब पोर्टल के लिए उतना संभव नहीं होता है। उनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, सब कुछ होता है। वो तो देखिए हुआ है और वो तेजी से हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में हमें वही नए या वही फर्स्ट जनरेशन यूट्यूब चैनल्स और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नजर आएंगे, चलते फिरते नजर आएंगे, लोगों के बीच में ग्राह्यता के साथ नजर आएंगे, जो एक फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करेंगे, कुछ ऐसे विषयों पर काम करेंगे जिन पर बहुत सारे अन्य माध्यमों पर चीजें उपलब्ध नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि अब नियमन की समस्या आती है, जो काम सरकार को अपनी तरफ से करना है, क्योंकि स्वनियमन जो है, जिसे सेल्फ रेगुलेशन हम कहते हैं, वो चूंकि संभव नहीं है। सवाल यह है कि बहुत दायरा बहुत व्यापक है, उसको एक स्वनियमन के दायरे में नहीं माना जा सकता है। टेलीविजन चैनल्स को माना जा सकता है कि उनके पास एक ट्रांसपांडर होगा, वो किसी सैटेलाइट के थ्रू लिंक होंगे, उनकी संख्या सीमित होगी, उनको चलाना मुश्किल होता है, बहुत पैसों की जरूरत होती है, तो तादाद कम होती है। यहाँ पर ऐसा कोई बंदिश नहीं है। तो इतनी बड़ी तादाद में इसके लिए सरकार को कुछ करना होगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अलग अलग राज्य सरकारों ने, हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ है कि अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने यहाँ इन चैनलों की पोर्टल्स की, डिजिटल माध्यमों की सस्टेनेबिलिटी के लिए कोई रेवेन्यू मॉडल तो देने की कोशिश की है, यानी कि उनको विज्ञापन कैसे दिए जाएं, ये सब तरीके तो शुरू किए हैं। लेकिन कंटेंट पर क्या वो हो, एक तार्किक रोक कैसे हो कंटेंट पर। तार्किक रोक की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ऐसा भी ना हो कि कंटेंट को कंट्रोल करते करते वही कुछ होने लगे जो सरकार चाहती है या जो खास राजनीतिक दल चाहता हो। लेकिन एक तार्किक रोक या एक हमारे आइन के तहत, संविधान के तहत कुछ ये फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हम क्या चीजें दिखाते हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो सामाजिक विद्वेष फैलाती हैं। आज कोई छुपी बात नहीं है, ये बड़ा नोन फैक्ट है। हम आप सबको ये मालूम है कि वो कौन से पोर्टल हैं जो ये काम करते हैं, और फिर उन पोर्टलों में छपी हुई चीजों का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ये थोड़ा बहुत भी जो इन माध्यमों पर नजर रखते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं और इनको देखते पढ़ते सुनते रहते हैं, उनको मालूम है कि कौन कौन से वो माध्यम है जो ऐसा काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की नजरों से ये बचे रहे हों या ये इन पर नजर नहीं गई हो, ऐसा तो संभव नहीं है। ऐसा जरूर होता होगा, लेकिन अब सवाल यह है कि भाई इसके लिए एक पहल करनी होगी कि सरकार को अपने सरकारें राजनीतिक दल बनाते हैं और उनके अपने अपने हित होते हैं, उन सब चीजों को दरकिनार करके एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हिंदुस्तान की सोसाइटी के लिए हमारे संविधान के मुताबिक हो, हमारे जो सामाजिक सौहार्द है उसको बनाए रखने के लिए जरूरी हो, तो उनकी जरूरत मुझे लगता है बहुत है। और सुप्रीम कोर्ट, चूंकि ये पहली बार नहीं है, आप चूंकि इस बार जस्टिस रमन्ना ने कहा है अलग अलग समय में
ये बात तो चूंकि इस बार जजमेंट में आई है, मगर अगर हम देखें, बहुत बार ऐसा होता है कि जजमेंट का तो पार्ट नहीं होता है, लेकिन तमाम सारे ऑब्जर्वेशंस देते रहते हैं मामलों की सुनवाई में। करीब करीब मैंने ये देखा है, मैं 2-3 ऐसी सुनवाइयों में खुद भी गया हूँ। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं गया कभी, लेकिन मैंने देखा है कि जो न्यायाधीश होते हैं वो उन्होंने हर बार कमोबेश जो है इस तरह की टिप्पणियां की हैं और इन पर चिंता जताई है। तो जो लगातार ये चिंता जताई जा रही है, इस चिंता को देखते हुए इस संदर्भ में कुछ करने की जरूरत है और स्पष्टता लाने की जरूरत है। संसद में इस संदर्भ में कानून बनाने की जरूरत है। पूरा एक उसकी जरूरत है कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। कोड ऑफ एथिक्स की भी जरूरत बहुत महसूस होती है, और वो कोड ऑफ एथिक्स मुझे लगता है कि सभी तरह के जो हमारे पास जो माध्यम हैं, वो प्रिंट भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, वो डिजिटल भी होगा, उन सब के लिए की जरूरत है कि बाकायदा उस पर हम हस्ताक्षर करें कि हम इन कोड ऑफ एथिक्स का हम पालन करेंगे। ये बहुत जरूरी है, वरना इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये माध्यम जो है वो एक ऐसा खिलौना बम है कि जो फट जाएगा, देखने में बहुत सुंदर लगता है, और फट जाता है तो फिर वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। वो एक इस तरीके का बम हमारे बीच में टहल रहा है, जिसके कभी भी फटने की जो है वो खबर रोज अलग 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 जगहों पर फटता भी रहता है। बहुत सारे इस तरह के उदाहरण भी आपको नजर आएंगे। और हम जो इस समय हमें आप चुनावी राज्य कह सकते हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, तो ये सिलसिला बहुत तेजी के साथ फैलता है। और ये मैं अपनी पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ कि बहुत सारे संगठन, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने बाकायदा खुलवाए हैं या हायर किए हैं या वित्त पोषण किया है इस तरह के माध्यमों का, जिनका उपयोग आने वाले समय में अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया जाएगा। जब चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे। तो इन चीजों पर रोक लगाने की बहुत बड़ी जरूरत है, जिसकी तरफ इशारा भी किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे याद है कि मैं अपने 2-3 मित्रों से बात कर रहा था, कुछ वर्ष पहले की बात है, जिनमें एक विदेशी भी थे और एक दो अपने हिंदुस्तान के मित्र थे। तो उन्होंने एक बात कही, और शायद कहीं ना कहीं वो बात मेरे अंदर भी घर कर गई। उनका कहना था कि अगर किसी भी समाज की मानसिकता का आ, आपको जज करना हो थोड़ा सा भी, तो वो उस समाज को उसकी सड़क पर देख लीजिए कि वो सड़क कहाँ से पार कर रही है। अगर आपको लगता है कि जेब्रा क्रॉसिंग है, और खास तौर से पेडिस्ट्रियन लाइट्स भी हैं, और उसके बावजूद भी लोग कहीं से भी सड़क पार कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर रूल्स या रेगुलेशंस या इसके अलावा लॉ, उसकी कितनी इज्जत होती होगी। तो ये बात सही है कि हम मैं शायद। एक बात और जोड़ूंगा दिनेश जी। जी। हमारे बीच में देखिए, ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार नागरिकों ने, हमारे आपके जैसे लोगों ने कोशिश नहीं की। अब दिक्कत क्या है कि देखिए, फैक्ट चेकिंग एजेंसीज हैं, हम आप सब जानते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं फैक्ट चेकिंग एजेंसीज जो चलाते हैं। गूगल सर्टिफाइड फैक्ट चेकर्स हैं। अब दिक्कत क्या है कि वो फैक्ट चेकिंग एजेंसी जो हैं, जो फैक्ट चेकर्स हैं, उनकी अपनी सीमा है। हर एक कंटेंट को के फैक्ट्स को चेक नहीं कर सकते हैं। एक सिस्टम है कि आप उनके बारे में उनसे जानकारी हासिल करेंगे, फिर वो उसको देखेंगे। और ये जो फैक्ट चेकर्स हैं, बहुत कम तादाद में हैं, और उनके सामने जिसे कहते हैं कि मैदान बहुत बड़ा है। तो एक अगर चाहे सरकार, जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनी है, या और इस तरह के कुछ संस्थाएं, जो एनबीए बना, इस तरह के फैक्ट चेकर्स का एक अपना इंडिपेंडेंट सेटअप भी काम कर सकता है। और उसको जो भी जरूरत की चीजें हो या जरूरत के जो संसाधन हो, वो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाए। अब दुर्भाग्य की बात क्या है कि अगर आप देखें पिछले दिनों में, तो हमारे कुछ फैक्ट चेकर्स पर ही मुकदमा दर्ज हुआ है, जो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे थे। जी। तो अब जी। ऐसे में सरकार की मंशा पर तो सवाल खड़ा होने लगता है ना, कि भाई जो फैक्ट चेकिंग का काम कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत सारी नफरती कंटेंट की असलियत को सामने रखा है, अगर वो उन फैक्ट चेकर्स पर ही प्यूनिटिव एक्शन शुरू हो जाता है, तो फिर कोई नया व्यक्ति, हम आप जैसा भी कोई व्यक्ति अगर चाहे कि हम लोग भी कुछ फैक्ट चेकिंग का काम शुरू करें, तो कैसे करेगा?
तो ये देखने की जरूरत है कि भाई क्या वाकई में सरकार ईमानदारी के साथ सोच रही है इन सब चीजों पर लगाम कसने के लिए, या उसे लग रहा है कि हम अपने मतलब के लिए ही इनका इस्तेमाल कर लेंगे, और दूसरे तो चूंकि हम सरकार हैं, हम ज्यादा कर सकते हैं, दूसरे लोग भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। तो ये सब सरकार की ईमानदारी पर, सरकार की मंशा पर जरूर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि भाई क्या हम वाकई में चाहते हैं ऐसा करना, या हम चाहते हैं कि जो जैसा है वैसा चलता रहे, जहाँ चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती वहां तो हमारे पास तो आईपीसी है, हम तो उसका इस्तेमाल कर ही लेंगे, और बाकी जहां हमारी मदद हो रही है इन चीजों से वहां हम उनका इस्तेमाल करते रहें। तो ये इसमें सरकार की मंशा को भी देखने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं न कहीं देश में राजनैतिक और सामाजिक ईमानदारी है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है और जब तक कोई समाज राजनैतिक और सामाजिक रूप से ईमानदार नहीं होता है, तो शायद वो प्रगति की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता है। आप जितने मर्ज़ी उसके बाद बड़े-बड़े बोल बोल लें। काफ़ी इम्पोर्टेंट इश्यू था, इसमें कोई शक नहीं है। अब थोड़ा-सा मैं लालच कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आपसे अर्थव्यवस्था पर बात कर लूँ, क्योंकि बिज़नेस स्टैंडर्ड से आपका गहरा नाता है और आपकी पकड़ भी क्या कहते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर पे हो या बाकी सेक्टर्स पे हो, अर्थव्यवस्था की जो बाकी अंग हैं और थोड़ी-थोड़ी जानकारी मुझे भी रहती है अर्थव्यवस्था की सर। तो पर आपसे वो कुछ एक अभी जो नए फिगर्स आए हैं जीडीपी के खासतौर 20.1% पहली तिमाही के जो फिगर्स आए हैं, अ, इनमें कोई चौंकाने वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो 24.4% का जो एक हमारा बहुत बड़ा खड्डा था या खाई थी पिछले साल का, उसको पूरा भर पाने में शायद ये सक्षम नहीं हुआ है और कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो वास्तव में ही जिन्हें हम कहा जाए कि अगर ओवरऑल फिगर को देखा जाए तो जहाँ 19-20 में हमारे पास 35.66 लाख करोड़ का जो टोटल मिला के जीडीपी था, 20-21 में 26.95 लाख करोड़ का और 21-22 में 32.38 लाख करोड़ का। यानी कि 19-20 के मुकाबले ये करीब-करीब क्वालिटेटिवली 10% कम है। तो अभी भी इस आसार पर देखा जाए तो शायद 2022 में हम फाइनेंशियल ईयर 2022 में शायद हम 19-20 को भी टच ना कर पाएँ और रिकवरी फिर 2023 के फाइनेंशियल ईयर से ही स्टार्ट होते देख रहे हैं। आपकी टिप्पणी सर? जीडीपी के ऊपर जो भी आप कहना चाहें। देखिए चूंकि जन सामान्य भी हमारे इस कार्यक्रम को देखेगा, सुनेगा, तो बिना किसी गूढ़ अर्थशास्त्र में जाए बगैर मैं एक बात आपसे कहूं कि ऐसा अक्सर आपने देखा होगा, जीडीपी में सुधार जनता की आर्थिक दशा में सुधार के रूप में तो नहीं दिखता है। ठीक वैसे ही कि जैसे बहुत सारी मुश्किलात और अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ हालात में होती है और आपको सेंसेक्स में रोज नई उठाइयां दिख रही जी, होती हैं, जी। बिल्कुल, जो बिल्कुल। अभी दिखा है। तो अब एक ऐसे में एक चीज ये दिमाग में जरूर आती है कि भी ये कौन सा एक एक खोखला पहाड़ खड़ा हुआ है कि जो दिख तो रहा है सामने, लेकिन लोगों को महसूस नहीं हो रहा है। जीडीपी को लेकर आपने कहा, बहुत सारे अखबार, बहुत सारे वो लोग जो सरकार से संबंध रखते हैं, इन लोगों ने जीडीपी में जो सुधार दिखा, उस सुधार सुधार पिछले साल उसी अवधि के मुकाबले, उस करस्पॉन्डिंग पीरियड के मुकाबले, इसको लेकर बहुत पीठ थपथपाई, बड़ी खुशी जाहिर की और पूरी अर्थव्यवस्था का ठीकरा कोरोना पे छोड़ा गया कि जी। इसकी जो दशा खराब हुई। लेकिन जैसा अभी आपने कहा, 19-20 की बात आपने की, और 19-20 से भी पहले, मैं 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से कि आपकी बहसों में भी ये चिंता का विषय रहा होगा उस समय भी, जब कोरोना जी, की कहीं दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था। जी, 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 आप याद बिल्कुल। करें कि वो बेरोजगारी के भयावह आंकड़े जब आए थे तब कोरोना नहीं था। बिल्कुल सही कहा। उस सीएमआई के आंकड़ों पर जब बहुत देश भर में बहस हुई थी, उस समय कोरोना नहीं था। जी, वो जिस समय ऑटो सेक्टर वो सरकार के सामने भीख मांग रहा था कि हमारी हालत बहुत खराब है, उस समय कोरोना कहीं नहीं था। जी, तो ऐसा नहीं है कि कोरोना इकलौता जिम्मेदार है हमारी आर्थिक बदहाली का या हमारी आर्थिक दशा जो खराब हुई है। हमारी स्थिति कोरोना से पहले से ही खराब होना शुरू हो गई थी, बिल्कुल, और तब भी उतनी ही चिंताजनक थी जितनी चिंताजनक आज है। बिल्कुल। आज इस जो ताजा आंकड़े आए हैं,
इन पर जो भी गुलाबी तस्वीर पेश की जा रही है, कहने को बहुत कम है। आपने बिल्कुल साफ बता दिया। आपने 38 लाख करोड़, 32 लाख करोड़, और इस समय जो हम करीब 26 के आसपास हैं। तो यानी कि अभी हम कोरोना से पहले, जब हम बेहतर नहीं थे, जब हम आर्थिक संकट में थे, जब हम ये कहना शुरू कर चुके थे कि मंदी की आहट है, मंदी आ रही है, मंदी आ गई है। कुछ लोगों ने कहा कि मंदी आ चुकी है, कुछ लोगों का कहना था मंदी की शुरुआत हो चुकी है। उस समय की स्थिति तक भी अभी हम नहीं पहुंचे हैं। और अगर आप देखें पिछले साल जिस समय के आंकड़ों से हमने इस साल के आंकड़ों का मिलान किया है, अगर आप देखें तो उस समय हमारे यहाँ कंप्लीट लॉकडाउन था पूरे मुल्क में, और यही 3 महीने वो थे जिन 3 महीनों में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एकदम ठप पड़ी हुई थी। अभी इसका एक और तस्वीर का एक गुलाबी पहलू ये भी है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ तो बहुत अच्छी रही है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ आपको दिख रही है, लेकिन प्रश्न यह है कि उस समय वो गतिविधियां एकदम ठप पड़ी हुई थी। और उसके बाद इस पीरियड का, जिस पीरियड का हमने जीडीपी के आंकड़े हमारे सामने आए हैं, इस पीरियड में कमोबेश सब कुछ खुला हुआ था। कम से कम औद्योगिक गतिविधियों पर किसी तरह की रोक नहीं थी। बाकी चीजें स्कूल कॉलेज और कर्फ्यू वगैरह, कुछ नाइट कर्फ्यू, कुछ जगह डे कर्फ्यू, उस तरह का था, लेकिन औद्योगिक गतिविधियां जस की तस चल रही थी। और उस दशा में ये चीज हमारे सामने आई है। बिल्कुल। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो माना अगर जीडीपी में लगातार सुधार हो रहा है, और आपने जिस तरह से कहा कि शायद जब हम 2022 को एंड करेंगे तो मेरे ख्याल आपने 19-20 तक पहुंचने की बात कही है। 19-20 तक भी ना पहुंच पाए, बल्कि आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने इंडियन एक्सप्रेस को कोट किया है इंटरेस्टिंगली, जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट कंजप्शन है वो 18-19 के बराबर भी नहीं है अभी। जी, तो अब देखिए बड़ी बात, अब प्राइवेट कंजम्पशन अगर 18-19 के बराबर नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि लोगों की क्रय शक्ति में कमी आई है। बिल्कुल सर, और उसमें सुधार नहीं हो रहा है। और मैंने कई बार कुछ डिबेट में भी इस बात को कहा, जब लोग ये सवाल पूछते हैं कि साहब ठीक है, आप तो बड़ी आलोचना कर रहे हैं, आप ही बताइए क्या सुधार हो सकता है। तो उस समय भी मैंने कहा था, मैंने कहा भाई प्राइवेट कंजम्पशन तब बढ़ेगा जब उस आदमी की जेब में कुछ नकदी जाएगी, यानी उसकी परचेज पावर बढ़ेगी, फिर वही पैसा तो निकल कर आखिरकार इकोनॉमी में आएगा, और फिर जो है इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो फिर मैंने कहा था भाई, कांग्रेस पार्टी लाई थी मेरे ख्याल से 18-19 के आसपास, वो स्कीम का नाम था न्याय, तो जिसमें ये था कि लोगों को डीबीटी के मार्फत से लोगों की नकदी की मदद की जाए। मैंने भी कहा, मैंने कहा साहब आपकी सरकार है, आप न्याय को आय बना दें, गाय बना दें, जो चाहे आप बना दें, लेकिन एक सीधा नकदी का हस्तांतरण की जरूरत है। अमेरिका जैसे मुल्कों ने भी किया, और बहुत गरीब जैसे उससे भी, हमसे भी बहुत ज्यादा गरीब, दोनों तरह के कंट्रीज में हमने देखा कि लोगों की सीधे नकदी से मदद की गई। आज जरूरत जो क्रय शक्ति को बढ़ाने के, हम ठीक है जीडीपी के आंकड़ों पे कुछ भी हो लें, आपकी जो बात है, हो सकता है आपकी बातों से भी आगे बढ़कर 2022 एंड होते होते हम उस लेवल पे पहुंच जाएं जो कोरोना से पहले का था, लेकिन वो लेवल भी हमारे लिए संतोषजनक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों की क्रय शक्ति तो नहीं बढ़ रही है, और जिसकी जरूरत है उसी के बरक्स आपने देखा होगा, जब जीडीपी पे हम खुश हो रहे थे या कुछ लोग खुश हो रहे थे, उसी समय बेरोजगारी के भी आंकड़े आ गए सामने। अब वो आंकड़े तो निसंदेह चिंता पैदा करते हैं, वो आंकड़े निसंदेह चिंता पैदा करते हैं। और ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग का कम होना, तो ये कोई बहुत अर्थव्यवस्था को बहुत उजली राह पर नहीं ले जा रहा है। बिल्कुल आपने जरूरत तो सही थी कि कहा, बिल्कुल आपने जरूरत सही तो कहा थी ना कि लगातार गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती जाए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, बहुत सारे रोजगार भी उससे पैदा होंगे। तो दो चीजें मुझे लगता है कि बड़ी परियोजनाओं में सरकार का खर्च बढ़ना, लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए सीधे नकदी का हस्तांतरण, उसका कोई भी तरीका निकाला जा सकता है। किसी खुद भी अपने आप पे श्रेय कर ले लीजिए, कुछ भी तरीका उसका निकालिए, लेकिन वो जरूरत है। वरना जो जीडीपी को लेकर जो खुशफहमियां हैं, वो खुशफहमियां कम से कम जमीन पर नहीं नजर आएंगी। हम दिल में कुछ भी पाले रहें, दिल पे खुश रखने को गालिब है, ख्याल अच्छा है, दोहराते बिल्कुल रहें। बिल्कुल आपने सही कहा। और हम अपने 10 एपिसोड्स के अंदर इस बात पर चर्चा करते रहे हैं विशेषज्ञों के साथ भी कि
डिमांड साइड पे आप क्या कर रहे हैं? हर चीज आप सप्लाई साइड के अंदर कर रहे हैं, डिमांड साइड में कुछ नहीं है। आज जिस एक्सपोर्ट्स के ऊपर आप खुश हो रहे हैं, वो एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, जहां पर हैवी पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। उनकी पॉकेट में पैसे डाले गए हैं, हर हफ्ते हर महीने पैसे डाले गए हैं, और ये वो सरप्लस मनी है अब जो निकल निकल के बाहर आ रहा है, शायद स्टॉक एक्सचेंज में भी जा रहा है, और बाकी दुनिया भर में जो परचेजिंग पावर बढ़ रही है यूरोप में और अमेरिका में, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो वो पे प्रोडक्शन का असर हमें यहाँ अपने एक्सपोर्ट में नजर आता है। लेकिन अल्टीमेटली जो डोमेस्टिक कंजप्शन है, जो हमारे जीडीपी का ऑलमोस्ट 55 से 60% के बीच का हिस्सा है, उसको प्रमोट करने के लिए आपने कुछ कुछ नहीं किया। तो हर चीज सप्लाई साइड से है, और हर चीज बैंकों के सिर पर डाल दी गई है कि वो करें सो करें, हम कुछ नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली डायरेक्ट बेनिफिट तो कुछ आया नहीं किसी के पास, सिवाय ले दे के कुछ एक गरीब तबके को 5 किलो अनाज छोड़ दिया जाए, तो बाकी किसी को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, हम पूरी तरह से सहमत हैं। आखिर में कोई लास्ट टिप्पणी आप करना चाहें इससे पहले कि हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें? देखिए, मेरा अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तो आप खुद इतने माहिर शख्स हैं, आपने जो कुछ कहा और इससे पहले भी आप चर्चा करते रहे हैं। मैं इस डिजिटल माध्यम के संदर्भ में जरूर ये कहना चाहूंगा कि बहुत जी, समय नहीं बचा है, और विघटन के कगार पर जो सोसाइटी आ चुकी है, अब इसको रोकने की जरूरत है। बिल्कुल। और सिविल सोसाइटी को भी इस बात का दबाव बनाना चाहिए। जुडिशरी ने आज कह दिया है, अलग अलग जगहों से जुडिशरी से इस तरह की आवाजें उठनी चाहिए, और ये दबाव बनना चाहिए कि अब इस पर इसके नियमन की बहुत सख्त जरूरत है। और वरना अर्थव्यवस्था तो कुछ एक उपाय हैं जो हमारे आपके जैसे लोग ही सुझा रहे हैं, तो बड़े बड़े लोग उन उपायों से उसे पटरी पर ला भी सकते हैं। लेकिन एक बार अगर समाज में अगर दिक्कतें पैदा होती हैं, तो उसे सुधारने में फिर सदियां लगती ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि समाज में अब जो लकीरें डाली जा रही हैं, वो धीरे धीरे गहरी हो रही हैं, विघटन की ओर ले जा रही हैं। किसी भी समाज का विघटन आगे चल के किस प्रकार के विघटन में तब्दील होता है, ये आप सब जानते हैं। इतिहास इसकी गवाह है। हमें बार बार सेम चीज आपको बताते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब व्यवस्थाएं अपने क्या कहते हैं ना, तात्कालिक एक बेनिफिट के लिए और कुछ ऐसा कर जाती हैं कि वो क्या कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो ये वही हो रहा है, अगर रियल टर्म्स में कहा जाए कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो ऐसा कुछ ना कर जाएं, जहां बाद में आने वाली जो नस्लें हैं हमारी हिंदुस्तान की, वो शायद कभी हमें माफ ना कर सके। लेकिन एक दर्शक मित्रों, मैं आपको बता दूं, हमारा चैनल न्यूज टाइम एक रेस्पॉन्सिबल चैनल है। हम जो भी बात करते हैं, जिम्मेदारी से बात करते हैं, ऑथेंटिक बात करते हैं। फेक न्यूज को स्प्रेड नहीं करते, प्रेजेंट भी नहीं करते, ना ही उन्हें आगे बढ़ाते हैं, जब तक कि हम उन्हें ऑथेंटिकेट ना करवा लें, या हमें सैद्धांतिक रूप से ये पता लग जाए कि ये न्यूज असली है। हमारा मकसद समाज में एकता पैदा करना है, भाईचारा पैदा करना है, सौहार्द पैदा करना है, और जिम्मेदारी के साथ जो तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनको एक रेस्पेक्टेबल मैनर में पेश करना है, चाहे वो हमारे मेहमानों के साथ हो या उन्हें मैं ही क्यों ना अकेले पेश करूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूंगा आपसे विदा, और सिद्धार्थ जी का करूंगा बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ न्यूज टाइम पर जुड़े। है। और दर्शक मित्रों, बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ, बहुत जल्दी। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, शुक्रिया।